Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is radiology. It's one of the chapters from General Surgery, डोगर और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड से. इट इज़ अ मेथड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, एब्डोमिनल मास, हेपेटिक, पैंक्रियाटिक, एओटिक, बिलियरी. अब तो अल्ट्रासाउंड इज अ स्टेथोस्कोप ना, तो कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो आपने अल्ट्रासाउंड लिखना है. व्हाट आर द एडवांटेजेस? में कोई रेडिएशन नहीं होती, इन्वेसिव टेक्निक नहीं है, नो स्पेशल प्रेपरेशन, इमीडिएट रिपोर्ट, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, पेनलेस, सेडेशन इज़ नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड. नेसेसरी क्या, रिक्वायर्ड नहीं होती. इट्स इनएक्सपेंसिव. डिसएडवांटेजेस में ये है कि ऑपरेटर को थोड़ा सा एफिशिएंट होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए अपने वर्क में. लॉन्ग लर्निंग कर्व एंड इंटरप्रिटेशन ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, जितनी रेजोल्यूशन हाई होगी उतना वो सुपरफिशियल चीज़ को कर सकता है, और मतलब उसकी एग्जामिनेशन कर सकता है. जितनी वो लो होगी मैग्नीफिकेशन, उतनी डेप्थ में जाके वो देखेगा. ये इसकी टेक्निक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि मेडिकल अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है मोस्टली 3 to 20 मेगाहर्ट्ज़ है. जितनी फ्रीक्वेंसी हायर होगी द ग्रेटर द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज, बट उसकी डेप्थ ऑफ व्यू कम हो जाएगी. लेट्स सपोज अगर ये 3 to 5 अगर करें तो हायर फ्रीक्वेंसी पे वो सिर्फ जो है ब्रेस्ट मसल्स या टेस्टिस सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को देख सकता है. लेकिन अगर हम इसको कम कर देते हैं तो वो डीपर स्ट्रक्चर्स लाइक लिवर को भी देख सकता है. बी स्कैन तो इट्स हैज़ द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी. आपने आई बॉल को देखना, जैसे हम बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी आई में पढ़ते थे, ये बोला. It's the ultrasound of eyeball orbit with higher frequency. Transducer इसका 10 to 15 मेगाहर्ट्ज़ का. इट्स हेल्पफुल टू डिटरमिन रेटिनल डिटैचमेंट या कोरोइडल डिटैचमेंट, हेमरेज हो चुका वेट्रस या कोरोइडल, इंट्राऑर्बिटल ट्यूमर्स वगैरह. अब वो बताता है कि एयर, बोन और अदर हैवीली कैल्सिफाइड मटेरियल अब्जॉर्ब नियरली ऑल अल्ट्रासाउंड बीम्स. अल्ट्रासाउंड किस फॉर्मूले पे एक्ट करता है कि अल्ट्रासाउंड की वेव्स जाती हैं, टिश्यूज़ अब्जॉर्ब करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनकी इमेज आ जाती है. तो ये एयर, बोन और कैल्सिफाइड ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो दे प्ले अ लिटिल पार्ट इन डायग्नोजिंग ऑफ द लंग एंड बोन डिजीज. फ्लूइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ साउंड वेव्स एंड देयर फोर इट इज़ अ गुड मोडालिटी फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिस्ट, ब्लैडर और बिलियरी सिस्टम. फिर एक आगे उसने बताया कि अब तो अल्ट्रासाउंड जो है वो एक छोटी सी एंडोस्कोपिक प्रोब में भी आ जाता है. देयर इज़ अ स्मॉल अल्ट्रासाउंड प्रोब जो कि एंडोस्कोपिक के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, ताकि डिफरेंट ट्यूमर्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ट्रांसइसोफेगियल प्रोब में आ जाता है. ट्रांसइसोफेगियल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं टू डिटेक्ट कैंसर. ये जो प्रोब है, जो छोटा सा अल्ट्रासाउंड प्रोब बन गया हुआ है, अब ये एंडोस्कोपी के साथ अटैच हो जाता है और उसे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं. दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इसोफेगियल ट्यूमर. इस तरह रेक्टल प्रोब है, ट्रांसवेजाइनल प्रोब है टू एग्जामिन द पेल्विक स्ट्रक्चर्स. इकोकार्डियोग्राफी करने के लिए ट्रांसइसोफेगियल या ट्रांसथोरैकिक प्रोब्स होते हैं. अल्ट्रासाउंड की और एडवांस फॉर्म है तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी एक और एडवांस फॉर्म है हमारे पास, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, दैट टेल्स एज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक मूवमेंट ऑफ द ब्लड. जो वेनस ब्लड है ब्लू, दैट विल मूव अवे फ्रॉम द प्रोब, और जो रेड ब्लड है हमें कैसे पता लगेगा ऑक्सीजनेटेड कौन सा है या आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी है. तो जो ब्लड अवे इज मूविंग अवे फ्रॉम द प्रोब इज would be venous blood, and that blood, the direction moving towards the probe would be red. अब डुपलर को डॉप्लेक्स, जो कलर डॉप्लेक्स है उसने ले लिया. डॉप्लेक्स इज अ डुपलर अल्ट्रासाउंड विद बी मोड एंड अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वेस्कुलर स्टडीज एंड फॉर वेरिकोज वेन्स. वी हैव अ लिमिटेशन टू अल्ट्रासोनोग्राफी. लिमिटेशंस क्या है कि अल्ट्रासाउंड वेव देयर अब्जॉर्ब बाय एयर और गैस, देयरफॉर अल्ट्रासाउंड इज नॉट आइडियल फॉर इमेजिंग. जैसे बताया लंग्स के लिए या बोन्स के लिए जो अब्जॉर्ब कर लेते हैं. और इंटेस्टाइनल गैस जो वो आल्सो प्रिवेंट्स द विजुअलाइजेशन. पेंक्रियाज का या उठा के हमने पेंक्रियाज में पढ़ा था कि अल्ट्रासोनोग्राफी इतनी हेल्पफुल नहीं होती. पेंक्रियाज तो दिखता नहीं है हाँ, लेकिन बिली ट्रैक दिख जाता है, तो अगर गॉल स्टोन है तो वो हम पेंक्रियाटाइटिस की कॉज में पकड़ सकते हैं. जो 20 पेशेंट्स हैं उनके तो फैट ने ही डीपर टिश्यूज़ को देखने नहीं देना. अल्ट्रासाउंड हैज़ डिफिकल्टी इन पेनिट्रेटिंग बोन्स, तो ओनली द आउटर सर्फेस ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर कैन बी सीन. इसका पास पेपर 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 40 years old फीमेल ओपीडी में आती है विद ऑन ऑफ हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस अलॉन्ग विद द पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. फर्स्ट लाइन इमेजिंग क्या होगी? अल्ट्रासाउंड. इनलिस्ट वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स एंड डिलीनिएट पैथोलॉजी. और दूसरी वेरियस क्या होगी? CT, MR, CP, और उनके की पॉइंट्स लिखने के कि हम क्यों यूज़ करें. फिर कन्वेंशनल एक्सरेज जो बहुत आसान थे, कैथोड ऑन होता था, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते थे. सॉरी, ये कैथोड और ये एनोड. और फिर एक स्लिट से निकल के जो है जहाँ फिल्म लगी होती है, ह्यूमन पे प्रोजेक्ट होते हैं और फिल्म पे वो जाते हैं और दे गिव अस इमेज. यहाँ कन्वेंशनल रेडियोग्राफ देयर आर 4 बेसिक डेंसिटीज: एयर, फैट, सॉफ्ट टिश्यूज और कैल्सिफाइड जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक बोन्स.
एयर से तो गुजर जाती है, इसलिए एयर यहाँ ब्लैक शो होती है, बोन्स यहाँ पे वाइट शो होती हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ विद एक्सेप्शन ऑफ फैट लाइक सॉलिड विजरस मसल ब्लड वैरायटी ऑफ फ्लूइड, ये थोड़े से ग्रे शो होंगे, जबकि फैट जो है ना वो बहुत सी फ्यूअर एक्सरेज को absorb slightly fewer x-rays therefore appear little blacker than the other soft tissues। बहुत ही कम एक्सरेज को वो जो है absorb करती है, तो इट appears black। और एक्सरे के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, एक तो चीप यूनिवर्सली अवेलेबल और इट कैन बी कम्पेयर विद अदर प्रीवियस एग्जामिनेशन। कॉमन यूजेस क्या है इसके? चेस्ट एक्सरे देखने के लिए हीमोथोरैक्स नीमोथोरैक्स, लंग पैथोलॉजी, एक्सरे एब्डोमेन, पेरिटोनाइटिस तो नहीं, वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई, सुपाइन में ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम सुपाइन में कराते हैं और परफोरेशन के लिए हम इरेक्ट कराते हैं टू सी द एयर अंडर द डायफ्राम। एक्सरे ऑफ द बोन्स फॉर डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स एंड ट्यूमर्स। कंट्रास्ट एक्सरे हम कंट्रास्ट डालते हैं या आईवी डाल सकते हैं या ऑरल डाल सकते हैं, और जैसे आईवी कंट्रास्ट जो आयोडीन का है उसका एक नाम भी होता है, चलो आगे आगे तो बताती हूँ। कंट्रास्ट आईवी भी डाल सकते हैं, आईवी जैसे आईवी यूरोग्राफी के लिए डालते हैं टू सी के रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम कितना अच्छा काम करे नहीं। दूसरा ऑरल कंट्रास्ट है, बेरियम या गैस्ट्रोग्राफिन डाल सकते हैं to deal is used to delineate the gastric tract। बेरियम कैन आल्सो बी गिवन थ्रू रेक्टम फॉर कोलोनिक एग्जामिनेशन, उसे बेरियम एनीमा कहते हैं। फ्लोरोस्कोपी में हम डाई डालते हैं, यहाँ था डाई डाली और एक एक्सरे लिया, बस एक लिया, यहाँ हम डाई डालते हैं और सीक्वेंस ऑफ इमेजेस लेते हैं, सीक्वेंस ऑफ इमेजेस एक्सरेस कैप्चर करते हैं दैट आर प्रोजेक्टेड ऑन अ मॉनिटर व्हेन यूज्ड विद अ कंट्रास्ट मटेरियल व्हिच क्लियरली मैग्नीफाइज द एरिया, इसे वीडियो रेडियोग्राफी भी कहते हैं। टू व्यू इंटरनल ऑर्गन्स इन मोशन के किस तरह मूव करें और किस तरह डायल में मूव करिए, उसे वीडियो रेडियोग्राफी कहते हैं। फिर बेरियम स्टडीज़ हैं, अब वेरियस एक्सरेज ऑफ बेरियम एक्सरे बेरियम डालते हैं देते हैं पेशेंट को। अब बेरियम देखते हैं मोस्टली टू चेक द जीआई ट्रैक। बेरियम स्वालो जो पेशेंट स्वालो करता है थिक बेरियम मिक्सर होता है एंड सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेता है, उसके फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस लेते हैं और वो क्या हमें दिखाता है? सिर्फ फेरिंग्स और इसोफेगस दिखाता है। दूसरा बेरियम मील है जो हमें लोअर इसोफेगस और स्टमक दिखाएगा। तीसरा बेरियम फॉलो थ्रू है, फॉलो थ्रू हेल्प्स टू स्टडी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। और बेरियम एनीमा वो हम पर रेक्टम देते हैं, देर यूज टू स्टडी द लार्ज इंटेस्टाइन इन रेक्टम, देर क्लासिफाइड एज लोअर जीआई सीरीज। बेरियम इज गिवन थ्रू रेक्टम बाय पासिंग स्मॉल कैथेटर इनटू द रेक्टम एंड रेडियोग्राफिक इमेजेस आर ऑब्टेन। ये हो गया हमारे पास बेरियम मील, सॉरी बेरियम स्टडीज़। बेरियम में ही डबल कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं, एक तो बेरियम खुद और दूसरा जो है हम क्या करेंगे, लेट सपोज अगर ऑरली दे रहे हैं तो ऊपर से उसे कार्बन डाइऑक्साइड पिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं पिलाने वाले ना, स्प्राइट दे देंगे, इनो दे देंगे। या फिर अगर उसे बेरियम एनीमा दिया है तो हम रूम एयर का ही एनीमा दे देंगे पर रेक्टली एयर एनीमा, एयर इज इंसफलेटेड थ्रू द रेक्टल ट्यूब, तो व्हेन द एयर इज इंट्रोड्यूस इन द बेरियम, बेरियम क्या होगा आगे हो जाएगा और जो सिर्फ म्यूकोजल लाइनिंग होगी ना उस पर बेरियम चिपका रहेगा, तो इट क्लियर्स ऑल द बेरियम फ्रॉम द ल्यूमेन एंड ओनली म्यूकोजा इज आउटलाइन। तो म्यूकोजा का अच्छे से देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर, ड्यूकेशन, अल्सरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, सब कुछ बेरियम स्टडीज बता सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोग्राफी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे और इमेजिंग यूज टू क्रिएट डिटेल इमेजेस ऑफ द ब्रेस्ट। इसमें ये बात ज़्यादा नोट करने वाली है कि एक्सरे में हम एक्सरे भी तो ले सकते नहीं, लेकिन हमें ब्रेस्ट टिश्यू को फ्लैटन करना होता है, इसलिए ब्रेस्ट टिश्यू को फ्लैटन करने के लिए मेमोग्राफी हम यूज़ करते हैं। मेमोग्राफी ब्रेस्ट टिश्यू को प्रॉपर फ्लैटन करके प्रॉपर हमें इमेजेस प्रोवाइड करता है हर सेक्शन की। ब्रेस्ट कंप्रेशन इज नेसेसरी टू फ्लैटन द ब्रेस्ट सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टिश्यू कैन बी एग्जामिन एंड इट अलाउज फॉर द लोअर एक्सरे डोज एंड इमोबिलाइजेशन ऑफ द ब्रेस्ट टू रिड्यूस द मोशन ब्लर। मोशन ब्लर भी ना एक्सरे डोज भी कम जाए और प्रॉपर फ्लैटन होकर हमें इमेज सही से मिल जाए। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी, एक तो स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, स्पेशली जो एसिम्प्टोमेटिक फीमेल्स हैं 45 से लेकर 54 एज तक रहते हैं, एनुअली एक दफ़ा मेमोग्राम करवाना चाहिए उन फीमेल्स को, ये स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास दो व्यूज़ होते हैं, एक क्रेनियो कॉडल है जैसे इस पेशेंट का दिखाया हुआ है कि ब्रेस्ट को प्लेट्स के दरमियान पूरा कंप्रेस किया हुआ है, पूरा फ्लैटन किया हुआ है। दूसरा मीडियोलेटरल ऑब्लिक MLO, मीडियोलेटरल ऑब्लिक। ये जो स्क्रीनिंग है जिसमें पहले बताया कि पहले एज 40 रखी थी और अब क्या है कि 45 से ऊपर जो हर साल करवाएं। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी इज परफॉर्म्ड इन सिम्टोमेटिक फीमेल, जिनको कोई ना कोई लेजन डायग्नोज हो चुका हुआ है या सेल्फ एग्जामिनेशन में कोई लम्प डायग्नोज हुआ है या फिर लम्प पहले डायग्नोज हो चुका हुआ है। सर्विलेंस के लिए भी कराते हैं कि एक सीएन हो चुकी है इस लम्प की, आप सर्विलेंस के लिए करा रहे हैं। स्टेप्स क्या है उसके, पूरा प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि प्रोसीजर क्या है क्या।
फिर पोजीशन बनानी है, ब्रेस्ट शुड बी प्रॉपर्ली पोजीशन एंड इंश्योर्ड कि एंटायर ब्रेस्ट इज इन द फील्ड ऑफ एक्सरे, कोई भी फॉरेन बॉडी और ब्रेस्ट के ऊपर से वो रिमूव कर दें। कंप्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट इज फ्लैटन विद द प्लेट्स जो मेमोग्राफी के हैं, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिश्यू कैन बी इमेज्ड एंड एग्जामिन एज इट आल्सो रिड्यूसेस द रेडिएशन एक्सपोजर। एक्सपोजर सेटिंग डोज को मिनिमम रखना है। रेडिएशन डोज शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग द शेप एंड साइज ऑफ ब्रेस्ट ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। जैसे स्क्रीनिंग में थे ना 2 व्यूज़, क्रेनियो कॉर्डल और मीडियो लेटरल ओब्लिक, यहाँ भी 2 व्यूज़ होते हैं ऑफ ईच ब्रेस्ट मिनिमम। लेकिन एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करने के लिए, ज़्यादा अच्छी इमेजिंग लेने के लिए हम एग्जैजरेटेड क्रेनियो कॉर्डल व्यू, एक्सिलरी टेल व्यू और मैग्निफिकेशन व्यू भी यूज़ करते हैं। मेमोग्राफिक साइंस जो कार्डिनल मेमोग्राफिक साइंस है कि खतरे की घंटी बज चुकी है, उसमें अगर कोई लेस देन 0.5 मिलीमीटर का मैस के स्पेक्यूलेटेड बॉर्डर्स, ऐसे निकले हुए चोंचे निकली हुई बॉर्डर्स हो, माइक्रो कैल्सिफिकेशन हो, तो वो मेलिग्नेंसी की तरफ इशारा करती है। बेनाइन मैस तो बड़ा ही स्मूथली वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होंगे, स्फेरिकल होगा और कैल्सिफाइड होगा। इट्स यूजुअली उसके सिमिलर डेंसिटीज होती हैं तमाम हर क्वाड्रेंट में बेनाइन मैस की, लेकिन मेलिग्नेंसी की डिफरेंट वो होगी, मेलिग्नेंसीज की डिफरेंट होगी वो डेंसिटीज़। यूज़ और बेनिफिट ऑफ मेमोग्राफी, इट्स यूजफुल इन स्क्रीनिंग, सर्वेलेंस, प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, नो रेडिएशन रिमेन इन द बॉडी आफ्टर एक्सरे एग्जामिनेशन, जबकि इसके रिस्क और लिमिटेशन भी है। पेन एंड एंग्जाइटी क्योंकि उनके कंप्रेशन है। रेडिएशन बर्डन इन केस ऑफ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ गए हैं तो रेडिएशन का दोबारा बर्डन। लेस इन्फॉर्मेटिव बिलो द एज ऑफ 35, क्यों? क्योंकि नॉर्मली ग्लैंडुलर टिश्यू बिफोर द एज ऑफ 40 या 45 ग्लैंडुलर टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है इंटरलोब्युलर स्ट्रोमा में। बाद में 40 के बाद वो इंटरलोब्युलर स्ट्रोमा में जो ग्लैंडुलर टिश्यू फाइब्रोफैटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू परफॉर्म मेमोग्राम ऑफ स्मॉल ब्रेस्ट या मेल्स की ब्रेस्ट के इन केस ऑफ किसी एक ब्रेस्ट कार्सिनोमा। मेमोग्राम्स इन फाइब्रस और डेंस ब्रेस्ट कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट ड्यू टू ऑब्सक्योर डिटेल्स। अगर आपका मेमोग्राम पॉजिटिव आ गया है खुदा ना खास्ता, तो सिर्फ ये फाइनल वो नहीं होगी फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या ट्रू कट बायोप्सी जो कि बेसिकली लेते हैं, या ओपन सर्जिकल बायोप्सी वो भी लेंगे। ट्रिपल जो असेसमेंट है उसमें कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री, मेमोग्राम या अल्ट्रासोनोग्राफी, और तीसरी चीज़ फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ट्रू कट बायोप्सी या सर्जिकल बायोप्सी। तो तीसरी चीज़ भी होनी है। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कांट डिटेक्ट ऑल कैंसर्स, इन्वेसिव कार्सिनोमा को तो पता भी नहीं लगा सकते, और नॉट ऑल ट्यूमर्स दैट आर फाउंड बाय मेमोग्राफी उनका इलाज है। अमेरिकन कॉलेज रेडियोलॉजी ने एक गाइडलाइन इशू किया ब्रेस्ट कैंसर की, ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम बायरैट्स के नाम से। उसमें उसने क्लासीफाई किया द असेसमेंट कैटेगरीज कैन बी समराइज एज फॉलोज। कैटेगरी 0 वो है जिसका मिला नहीं कोई कैंसर, तो उसको देयर इज अ नीड कि एडिशनल इमेजिंग इवैल्यूएशन कराई जाए। कैटेगरी 1 नेगेटिव आ गया। 2 बिनाइन फाइंडिंग है, नॉन कैंसरस। 3 प्रोबेबली बिनाइन फाइंडिंग है लेकिन शॉर्ट इंटरवल के बाद फॉलोअप से सजेस्टेड। 4 सस्पिशियस एबनॉर्मेलिटी बायोप्सी को रिक्वायर्ड है। 5 में मेलिग्नेंसी आ गई, अप्रोप्रिएट एक्शन इज नीडेड। और 6 में मेलिग्नेंट कार्सिनोमा आइडेंटिफाई हो गया, अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन। फिर 2020 में एक क्वेश्चन आया था के पेपर में, इन ब्रेस्ट इमेजिंग व्हाट डज बायरैट स्टैंड फॉर एंड राइट डाउन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ इट्स कैटेगरीज फ्रॉम 0 to 6। तो 0 to 6 कैटेगरीज लिख दे, बायरैट्स ब्रेस्ट इमेजिंग एंड रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। अब हम CT पे आते हैं। CT कंप्यूटराइज प्रोसेस है, इसमें भी एक्सरे इमेजेस ली जाएंगी, लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेता है स्लाइसिस की, मिनिमम स्लाइसिस के आप इतने इसके पर मिलीमीटर स्लाइस का सेट करते हैं। ये 3D इमेज है, जबकि एक्सरे जो है वो 2D इमेज है। ये इसकी डेंसिटीज़, द रेंज ऑफ डेंसिटीज रिकॉर्डेड इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली 10 फोल्ड। इसमें जो डेंसिटीज़ है ना कंपेयर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, इसमें डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा शो होती हैं। और एक CT स्कैन का मतलब ये आप 400 एक्सरेज की रेडिएशन डाल रहे हो, तो CT थोड़ा सा डेंजरस होता है। एक्सरेज में हमने कहा था ना कि डिफरेंट शेड्स हैं, आते हैं सॉफ्ट टिश्यू, फैट के, एयर के, तो अबाउट 30 थे। इसमें 4000 शेड्स हैं ग्रे के, मतलब ग्रेनेस के डिफरेंट डेंसिटीज़ का जो शो करते हैं इन CT। कॉमन यूजेज ऑफ CT, इट्स बेस्ट यूज फॉर स्टडिंग द चेस्ट एंड एब्डोमेन फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी मेलिग्नेंसी, लंग, लिवर, पैंक्रियाटिक कैंसर, टू प्लान प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर ट्यूमर, उसकी स्टेजिंग के लिए, सर्जरी की डिटर्मिनेशन के लिए कि कितना रिसेक्टेबल है या नहीं है, क्विक identification of injuries to the liver, spleen, kidneys and organs in case of head injury, epidural, subdural hemorrhage वो बता देता है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स, इन्फार्क्ट्स या कंजेंटल इंट्राक्रेनियल मालफॉर्मेशन, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट CT ही है। आगे से CT भी एडवांस हो चुका है। ट्राईफेजिक CT जो हम लोग यूज़ करते हैं लिवर की अब्डोमेन के लिए, ट्राईफेजिक्स में डाई डालते हैं और फिर वेट करते हैं, पहला फेज वीनस, फिर आर्टेरियल, फिर वॉश आउट, फिर डिलेड वॉश आउट फेज। फिर CT एंजियोग्राफी। अब एंजियोग्राफी इट्स अ मेथड ऑफ obtain angiogram like images by using the volume acquisition।
तो ये नॉन इन्वेसिव है और CT इसमें कुछ भी जैसे एंजियोग्राफी में पूरा स्टंट वो डलता है कैथेटर वगैरह, इसमें कुछ भी नहीं है। और इट हैज़ अ मेजर एडवांटेज ओवर द CT एंजियो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के ऊपर क्या एडवांटेज है? इमेजेस रिजेंबल लाइक एंजियोग्राम एंड आर ऑब्टेन्ड रिलेटिवली नॉन इन्वेसिवली बाय यूजिंग पेरिफेरल इंट्रावेनस इंजेक्शन। कंट्रास्ट मटेरियल डालते हैं, बाकी CT ले लेते हैं। फिर MRI में रेडियो वेव्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियर इन द बॉडी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक एरिया में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेट करते हैं, वो हाइड्रोलाइज कर लेता है हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन्स बन जाते हैं एंड दे गेट अ चार्ज एंड दे स्पिन अराउंड, और यही सारा बनता है ये इसी से सारे बनते हैं हमारे MRI के क्या से कहते हैं इमेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसमें कोई रेडिएशन होती नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। नो बोनी और एयर आर्टिफैक्ट, मल्टी सेक्शनल इमेजेस, हाईली इंट्रिंसिक कंट्रास्ट, स्पेसिफिक एंड एक्सटेंशन ऑफ डिजीज, स्पेसिफिसिटी, एक्सटेंशन ऑफ डिजीज, एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, कार्सिनोमा कहाँ तक फैला कहाँ तक नहीं वो पता लग जाता है। फ्यूअर डिजीजेस कैन बी डायग्नोस्ड अर्ली। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स लाइक हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और दूसरे सॉफ्ट ऑर्गन्स उनका बहुत डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। हमारे कंट्रास्ट का नाम क्या है? गैडोलियम। इट्स लेस लाइकली प्रोड्यूस एनी एलर्जिक रिएक्शन। जबकि यूरोग्राफिन, हाँ वो जो डायनी थी जिसका मैंने तो नाम याद नहीं आ रहा था, यूरोग्राफिन, जो IVU में भी यूज़ करते हैं। और एन एलर्जिक रिएक्शन दैन द आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट यूरोग्राफिन दैट वाज यूज्ड कन्वेंशनली फॉर एक्सरे एंड CT। तो CT और एक्सरे के लिए जो यूरोग्राफिन हम यूज़ करते हैं उससे बढ़िया आई है गैडोलिनियम, जिसका अब एलर्जिक रिएक्शन भी बहुत कम होता है। ठीक। MRI also enables to detect the abnormalities that are obscured by bones and imaging methods. MRA, magnetic resonance angiography, it provides a fast non-invasive alternative to X-ray angiography। वही जो CT angiography था वही इसमें MR angiography है। और एक और जो अच्छी बात है कि ये मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोमैग्नेटोग्राफी बिलियरी ट्री के असेसमेंट के लिए यूज़ होती है। जहाँ एक क्वेश्चन था ना जो मैंने बताया था पास पेपर 2020 में आया कि अदर टेक्निक्स में उसमें CT, MR, CP जो MRI की ब्रांच है और इस तरह के लिख सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस। इसमें रेडिएशन तो होती नहीं जो इसका एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या? इट्स एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, पूरा घंटा 45 मिनट लेटना पड़ता है। बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड इट कैन नॉट बी यूज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई इम्प्लांट लगा हुआ है, कोई प्रोस्थेटिक मटेरियल लगा हुआ है, पेस मेकर, हार्ट वॉल्व्स, एनेरिज्म क्लिप्स, इवन अगर आपके डेंटल वो ब्रेसेस लगे हुए हैं तो MRI नहीं हो सकती। कॉन्ट्राइंडिकेशन एब्सोल्यूट, जब मेटालिक फॉरेन बॉडी है, पेस मेकर्स, कॉक्लियर इम्प्लांट, क्रेनियल एनेरिज्म क्लिप्स लगे हुए हैं, रिलेटिव में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी या क्लस्टरफोबिया पेशेंट्स को। लेकिन अब तो ओपन MRI भी आ चुकी है तो क्लस्टरफोबिया वाला एलिमेंट नहीं रहता। इमेजिंग इन एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन। एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन है फॉरन फर्स्ट में आपने क्या करना है? अल्ट्रासाउंड। दूसरे में आपने क्या करना है? एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट पहले आप करेंगे इरेक्ट पोस्ट टू चेक एयर अंडर द डायफ्राम, कोई परफोरेशन तो नहीं है। फिर सुपाइन टू चेक एनी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई। CT स्कैन, फोकस्ड CT स्कैन। फोकस CT स्कैन में अगर कुछ लोगों को जैसे कंट्रास्ट एलर्जी होती है तो फोकस CT स्कैन इज यूज फॉर अपेंडिसाइटिस एंड यूरिटरी कोलिक। इंट्रावीनस यूरोग्राफी टू रूल आउट एनी यूरिटरिक ऑब्स्ट्रक्शन बाय स्टोन, यूरिनरी सिस्टम में कोई मसला नहीं हुआ। इन एडिशन टू दीज इमेजिंग टेस्ट लाइक सीरम अमाइलेज, पेंक्रियाज का चेक करने के लिए, कार्डिक एंजाइम दिल के चेक करने के लिए, ECG, इको, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, दे आर आल्सो हेल्पफुल फॉर एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन। अब इमेजिंग इन ट्रोमा, ये एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन में था। ट्रोमा हुआ, लेट्स सपोज हेड इंजरी हुई है तो या किसी भी ऑर्गन की डिफरेंट पार्ट्स की इंजरी हुई है तो कैसे क्या क्या उस पर करना है? हेड इंजरी में CT करेंगे। अब CT के लिए थोड़ी सी वो है इंडिकेशन, UK गाइडलाइन है। अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है उसका GCS स्कोर इज लेस देन 13 तो फ़ौरन CT के लिए भेज दो। अगर उसका GCS स्कोर लेट्स सपोज पहले 15 था लेकिन 2 आवर्स 2 घंटे बाद उसका 13-14 हो रहा है, कम हो रहा है, CT करवाओ उसकी। फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, एक हाथ नहीं हिला रहा, वो दूसरा हाथ प्रॉपरली हिला रहा है, सस्पेक्टेड ओपन डिप्रेस या बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर है, मोर देन 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग हो चुकी है उसे, माइल्ड हेड इंजरी इन अडल्टली, मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड पेशेंट में आया है, उसको वार्फरिन थेरेपी या कोगुलेपैथी पे है या नहीं है, 65 से बड़ा एज है उसकी, उसको माइल्ड हेड इंजरी हुई थी, उसको CT तो करानी है। डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, बहुत बुरे तरीके से गिरा है, 1 मीटर से ज़्यादा की यहाँ 5 सीढ़ियों से ज़्यादा लेंथ पे उसके यहाँ हाइट पे गिरा है। पेडिस्ट्रियन और साइकिलिस्ट वर्सेस व्हीकल, ये एक्सीडेंट है। एमनीजिया ऑफ मोर देन 30 मिनट्स जो हम कहते हैं वो ल्यूसेंट फेज, और इजेक्टेड फ्रॉम व्हीकल, बाइक्स पे जा रहा था लेट्स सपोज तो उछल के दूर गिरा है बाइक से। तो इस सब सिचुएशन में आपने CT कराना है। चेस्ट ट्रॉमा तो आप एक्सरे, सुपाइन, लेटरल चेस्ट रेडियोग्राफ, एक्सरे, CT सारा कराओगे। एब्डोमिनल ट्रॉमा के जैसे बताया सबसे पहले तो एक्सरे कराना है, सबसे पहले तो फास्ट के लिए भेजते हैं
चेस्ट एक्सरे, रेक्ट पोस्चर, डायफ्राम देख लिया, अंदर डायफ्राम तो नहीं है, फास्ट अल्ट्रासाउंड, फास्ट में वो सब जिफॉइड देखते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और एक पेल्विक में देखते हैं कि ब्लड कहीं कहीं इकट्ठा तो नहीं हुआ, फिर सीटी। पेल्विक ट्रॉमा में आपने करानी है एक्सरे पेल्विस या फिर सीटी पेल्विस, कोई वो तो नहीं हुआ हुआ ये जो नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर या पेल्विस इंस्टेबिलिटी, क्योंकि 1.5 to 2 लीटर्स फिर ऐसे ही चला जाता है, उसे हीमोडायनामिकली स्टेबल करना पड़ता है पेशेंट को। अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है पेशेंट तो इमीडिएट इंटरवेंशन, एंजियो एम्बोलाइजेशन या सर्जरी होगी, फिर तो आप उसे भेजेंगे नहीं सीटी के लिए। रीनल ट्रोमा, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सीटी स्कैन और आईवीयू सिंगल शॉट कैन बी हेल्पफुल, अगर सीटी नहीं है तो आईवीयू कैन बी हेल्पफुल। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन है, लाइक थायराइड स्कैन के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन, थैलियम हम यूज़ करते हैं मायोकार्डियल स्कैन के लिए, हिडा यूज़ करते हैं उसके लिए हेपाटोबिलिटी सिस्टम देखने के लिए, और बोन्स के लिए टेक्नीशियम 99। बाकी ये कंट्रास्ट पोटेंशियल हैजर्ड्स लिखे हुए हैं कि कंट्रास्ट मीडिया जो है इंट्रावीनस अगर जब देते हैं तो उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए आरएफटीज तो पक्का चेक करते हैं कि पेशेंट के आरएफटीज ठीक हैं, फिर उसे कंट्रास्ट देते हैं। हैजर्ड्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन का तो प्रिंसिपल भी है ना अलारा, एज लो एज रीजनेबल पॉसिबल आपने उसकी रेडिएशन कम एक्सपोज करवानी है पेशेंट को। और बस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।